Assalamualaikum ji, welcome to podcast number 2 at the collection. Today we have Dr. Raza with us. मैं आपको थोड़ी सी introduction दे दूं for those who don't know him. When I was growing up, Dr. साहब हमारे पैदा होने के टाइम से he's been in the game since the 90s. एंड जो मैंने अपनी पहली प्रोजेक्ट कार ली थी दैट वाज अ टर्बो सिविक D16 टर्बो थी, डॉक्टर साहब ने तैयार की थी बैक इन 2004-5. आई परचेज्ड इट फ्रॉम डॉक्टर साहब इन कराची. 250 व्हील गाड़ी थी एंड दैट इज व्हाट गॉट मी इनटू ऑल दिस फील्ड. फिर वर्कशॉप पे डाइनो एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. बट डॉक्टर साहब इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द गेम, वन ऑफ द बेस्ट इन द गेम. तो वी थॉट कि आ जाएं और आप लोगों के साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम. यू आर वेलकम. आई नो आपको कोई पॉडकास्ट और मीडिया से आप बहुत दूर हैं. आपका इंस्टा भी तुम्हें मैं ना नहीं कर सकता. नहीं डॉक्टर साहब आपका प्यार है. लेट्स स्टार्ट. आप अभी करंटली व्हाट आर यू डूइंग इन द कार फील्ड बिजनेस वाइज? आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं लोगों के या सिर्फ अपने कर रहे हैं या किस तरह कर रहे हैं? सो पीपल ज्यादातर अपने ही कर रहा हूँ. वेरी फ्यू आउटसाइड थिंग्स. ठीक है, बट इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन डूइंग अ प्रोजेक्ट सम बिल्ड, तो वुड यू बी विलिंग या नहीं? आप इट इज problem is that people who look into this thing, they are now looking at things which are not sometimes feasible, sometimes ठीक है, not feasible for our country, our environment, our fuel. ठीक है. You have to understand with big power comes big responsibility. Yes, and big costs and big costs and it is like no free lunch. लेकिन परफेक्ट पैकेज ये है कि एक फैक्ट्री कार है, वो मैं भी चला सकता हूँ, ये भी चला सकते हैं. मैं किसी ड्राइवर को कहूँ कि ये इसको जाके सर्विस करा लो तो वो भी चला लेगा. बट वंस वी आर कस्टमाइजिंग इट, लाइक हम इंडिविजुअल के लिए जब कुछ करना चाहते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारी चीजें निगेट होना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, to get something else. So you have to understand that there is going to be a compromise. ठीक है. Even with the best electronics and best everything, बिल्कुल. एक हद के बाद वो बहुत फोकस होना शुरू हो जाती है एक तरफ ही. जो भी पर ड्रैग है तो ड्रैग पर्पस कर, वो ट्रेलर क्वीन बन जाए. जैसे कि एक हंटिंग राइफल से आप असॉल्ट नहीं कर सकते. बिल्कुल. करना चाहें तो शायद 1-2 गोली फायर हो जाती है, लेकिन उसके बाद यानी अदर है, और असॉल्ट के साथ आप हंट नहीं कर सकते. तो इट इज द सेम थिंग. ठीक है. सो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आप ज्यादा, मतलब आई नो आपने पूरे टर्न की प्रोजेक्ट्स की अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए, बट वुड यू कॉल योरसेल्फ majority towards इंजन बिल्डिंग या ट्यूनिंग? क्योंकि आपने दोनों की हैं. Without knowledge of engines you cannot tune. Agreed. So first you have to have understanding of what is happening. ठीक है. Like for example pops and bangs. तो बहुत शौक है आजकल लोगों को, पता नहीं क्यों, but people don't understand what is happening. If they were such a simple thing, 90% of the cars would come from the factory with them. There is a reason that they don't come from the factory. उनके लिए क्या एक बटन दे देते वो? जी बिल्कुल. Even के बहुत ज़्यादा high end exotics have a very mild pops and bangs things. There is a reason for it. अब ये बहुत थोड़ा टाइम है कि इसको एक्सप्लेन किया जाए कि क्या है क्या नहीं. लेकिन वो भी एक मेरी अपनी किसी गाड़ी में पॉप्स एंड बैंग्स नहीं, और मैं लोगों को रेकमेंड भी नहीं करता अनलेस के बिल्कुल ही ये बात हो जाए कि आई हैव स्पेंट सो मच मनी एंड चाहिए मुझे. बिल्कुल ठीक है. तो डॉक्टर साहब इंजन बिल्डिंग पे रहते हुए मुझे हमेशा फैसिनेट की है. मैंने कभी इंजन बनाया नहीं है, बनते हुए देखे हैं. और पाकिस्तान में मेजॉरिटी, नॉट टेकिंग एनीबॉडीज नेम, बट मेजॉरिटी इंजन्स फेल. एंड एंड में एक लड़ाई होती है जो देखने को मिलती है. ट्यूनर कहता है इंजन गलत बना है, इंजन बिल्डर कहता है इसने ट्यूनिंग में डैश डैश कर दिया है, ठीक है, और ओनर जो है वो बीच में हो रहा होता है. और क्योंकि किसी इंजन जब उड़ता है तो खोल के कोई देखता भी नहीं कि उड़ने की वजह पता लग जाती है. आपके जैसे ट्रेन बंदा को देखे तो यू कैन टेल यार ये इंजन क्यों व्हाटएवर. क्या ये वजह है कि कुछ इंजन्स पाकिस्तान में बन नहीं सकते बिकॉज यहाँ मशीनिंग या बैलेंसिंग वगैरह नहीं है, या लोगों को बनाने नहीं आते, या जिस तरह आपसे एक दफा बात हुई थी आपने कहा था कि यार 4-5-6 सिलेंडर इन लाइन तक ठीक है बट वीज में कुछ इशू है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या ये पाकिस्तान मैं आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस इंजन्स. जो मेरे पास बहुत सारी इस तरह की चीजें भी आए विदाउट नेमिंग नेम्स ऑफ कोर्स, जो बाहर से बन के इंजन आए और यहाँ 2 महीने 15 दिन के अंदर अंदर उनका कलाकोमा हो गया. ठीक है. 2 दफा हुआ, 3 दफा हुआ. तो मेरे पास सामान जब आया तो मैंने उनको ये कहा कि यार द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू हैव पुट 3 न्यू इंजन्स एंड दे डोंट रन विद यू, देन देयर कांट बी अ प्रॉब्लम विद ऑल दोस इंजन्स. देयर इज प्रॉब्लम विद यू. इवन इफ आई डू माय बेस्ट दे विल बी द सेम इंजन्स एज दीस इंजन्स, एंड इफ यू आर ब्लोइंग देम यू विल ब्लो दैट आल्सो. तो प्रॉब्ली ट्यूनर एरर या ड्राइवर एरर या whatever, like setup error, tuner error, fuel not right, lots of things. ठीक है. So I can't control all of those things. I can also can't give you a warranty. Like if you have the best piston in the world, buy it. It will come on the very top. There is going to be sticker on it, and which will say, due to the nature of motorsports, this product is not warranted.
बिल्कुल। If they are not warranting their product, which is supposed to be the best in the world, how can I warranty my engine, which you are doing, I don't know, God knows what with it? हाँ So all I can say is that if it starts up, has no noise, is running well, has good compression, good luck to you. So that's why I usually tend to shy away from all those projects, and I'll say कि either get it done, the whole thing जी, with me, or just take the engine and you'll have the same warranty as everybody else is giving. क्योंकि वो एक रॉड्स की कैपेसिटी है, अगर वो उसको वैसे ही एक्सीड कर रहा है तो आपको क्या पता आपके पीछे क्या हो रहा है, आपने तो इंजन बिल्ड कर दी। बहुत सारी चीजें हैं हमजा। अब फॉर एग्जांपल रॉड का ऊपर वाला हिस्सा जो है जी। वो बहुत मजबूत होता है और नीचे वाला हिस्सा कमजोर होता है, जी बिकॉज ऑल द पावर इज कमिंग टू द टॉप, जी। बट वंस इट स्टार्ट स्ट्रेचिंग the lower end becomes square or oval, so the rod loses shape. If the rod loses shape, the bearing loses shape. जी It is not fault of the engine builder to do that. If you're pushing it beyond, like उसकी if a capacity thing can't drive beyond 8,000 rpms and you're going like 10,000 rpms, then you are going 10,000 rpms, man. और या आपने 10,000 के लिए रॉड बोल्ट सबसे सस्ते वाले डाले हुए हैं और आपने एक्स्ट्रा हार्डवेयर नहीं डाला। Rod bolt, कहने का मकसद है कि फिर हर चीज उस हिसाब से हो। हाँ, for example 625 है, 625 2000 plus 9 plus L19 या पहले 2000 स्टैंडर्ड थे। 2000 बोल्ट्स। क्लैंप रोड के अंदर इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सर्कुलर स्ट्रेंथ के अंदर बहुत फर्क है। यानी 2000 में 2 दफा रिबिल्ड कर सकता हूँ, तो 625 में 4 दफा खोल के बंद कर सकता हूँ। तो इट गोज ऑन लाइक दिस आल्सो, सो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू डू विद द डैम थिंग। तो पाकिस्तान में सीइंग के ऑब्वियसली फोर्ज इंजन आप बना रहे हैं और चंद और लोग हैं जो ट्राई भी करते हैं बनाने को। सो हमारे पास बाहर वाली सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हैं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग टॉर्क रेंच वगैरह कि जो इंजन को वो बोरिंग मशीन्स हैं, होनिंग है, उनकी लाइन बोर है, बैलेंसिंग है, रोटेटिंग असेंबली की, ये चीजें सारी यहाँ हैं। मैं इसीलिए एक वर्किंग ब्लॉक पर काम करना पसंद करता हूँ बनिस्बत डिस्ट्रॉयड ब्लॉक, बिकॉज थिंग्स have changed so much that it is beyond our local machining. तो वहां से हम मतलब इंजन बिल्डर अगर आप हैं तो आप मार खाते हैं कि वो चीजें ही नहीं है। तो मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि फिर बात कॉस्टिंग की भी बहुत ज्यादा आ जाती है। फॉर एग्जांपल 2J ब्लॉक, इफ आई वांट टू लाइन बोन इट, then I would rather go for billet vanes than to do it on the stock one, because it's a labor intensive job. For the same labor you can just add in $1,000. You're already looking at around $15,000 basic build for a half block of a 2J right now in nowadays. So it doesn't matter to spend $1,000 more. जहाँ इतने लगा, हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन वो लोग हमारे पास, अब मुश्किल है ये समझाना कि ये बेहतर है कि आपने जहाँ इतना कर लिया जी तो ये कर लें। लो आरपीएम हिट जो है वो ज्यादा हिट करती है बॉटम एंड को। सो क्विक स्पूल स्ट्रीट रनिंग, पीपल थिंक कि मैंने सिलेंडर प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। लोग समझते हैं कि मैंने स्ट्रीट रन करना है, मैंने कौन से 1000 हॉर्स पावर बनाना है। इट्स नॉट दैट। जी जी जी, वो किस तरह 1000 वो बन रहा है, वो बहुत है। तभी डॉक्टर साहब नाइट्रस 2000 आरपीएम पे नहीं मार सकते हाई सिलेंडर। तो अगर आपने मारनी है तो फिर मुझे बता दो ना भाई। लेकिन इसलिए अब अच्छे इश्यूज आ गए कि उनको हर चीज बंदा लॉक करके आजकल के उनको दे के भाई यार, फिर भी अगर कोई उड़ाना चाहे तो उड़ा दो। यानी ऐसा तो दुनिया का इस तरह तो कोई इंजन फटता ही नहीं ना हमजा। हाँ डॉक्टर साहब, इस पाकिस्तान में जो स्लीविंग है ओपन डेक पर होंडास की लेट से, तो ड्राई वर्सेस वेट, तो वो दोनों की यहाँ है, प्रॉपर हो जाता है। वेट थोड़ा एल्यूमिनियम ब्लॉक जो है वो सबसे ट्रिकी होता है बिल्ड करना, क्योंकि पुराने वाले जो एल्यूमिनियम ब्लॉक्स थे वो कास्ट आयरन सिलेंडर लाइनर was placed and then aluminum poured all around it. So it is basically a ductile iron sleeve running in aluminum housing. जी। अब उसको अगर आप रीस्लीव करेंगे तो बेसिकली आप एक डक्टाइल आयरन स्लीव को हटा के एक दूसरी डक्टाइल आयरन स्लीव डाल दें तो कोई इतना बड़ा उसमें रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन MID कन्वर्जन जो सिंक हो जाती थी पुराने टाइम, वो तो बाहर वाली पर भी हो जाती है। अच्छा ठीक। इफ यू ओवरहीट इट तो एल्यूमिनियम एक्सपेंशन रेट आयरन की एक्सपेंशन रेट से फर्क होता है। बिल्कुल। सो जब आप एक टारगेट देते हैं तो फिर ये वही बात आ जाती है ना कि इंजन को कितना गर्म चलाना है और कितना गर्म हो सकता है। तो उस हर चीज एक हद तक ही हो सकती है, क्योंकि ओपन डेक डिजाइन्स के अंदर गैस्केट स्टेबिलिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती। तो वंस यू स्टार्ट टॉर्किंग इट विद हैवी स्टड्स एंड with metal gaskets and running too much boost, there is a chance that it's going to have little bit of compression leakage into the water jackets. उसके अंदर pressurized cooling system हो जाता है, फिर पता नहीं चलता कि क्योंकि pressure system coolant pressure कोई monitor कर नहीं रहा होता, तो कोई hose pipe का pop up कर गया या radiator फट गया, you run out of coolant. But once you run out of coolant, there is
There is no coolant to tell the coolant gauge what's जी, happening. जी. So if you overheat it that much, तो वो block ही sink कर जाता है. Then it's done. ठीक है. तो डॉक्टर साहब ये इनलाइन 4, 5, 6 हो गए. वी इंजन वगैरह सेम पाकिस्तान में बन सकते हैं, मतलब कोई V8 बनाना चाहे. स्टैंडर्ड रिबिल्ड तो हो सकता है, आपने जो खोला वो वापस लगा दें. हाँ. लेकिन once you are starting playing with the rotating assembly mass, then you have to compensate for that. क्योंकि 6 सिलेंडर इंजन जो है वो 7 मेंस पर टिका हुआ होता है. 4 सिलेंडर इंजन जो है वो 5 मेंस पर टिका होता है. तो इट्स मोर देन 1 मेन पर सिलेंडर. V6 जो है वो 4 मेंस पर 6 सिलेंडर टिके हुए होते हैं. सो इट इज कॉम्प्रोमाइज्ड फ्रॉम द बॉटम एंड इन एनी केस. उसके ऊपर वो हार्मोनिकली बैलेंस्ड नहीं होता. V8s have a problem of bottom end longevity, so that's why people tend to go Toyotas tend to go American or German V8s. There is, and once you start tinkering with the weight of the rotating assembly, you have to compensate. Even when you compensate, it is not 100%. So you can't really rev a V6 or a V8 to the moon and keep doing that for ages and think that it's not going to happen anything. It's not designed that way. It has, there are engineering things which are a workaround, but the harmonics and the problems are still there. हाँ ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, रोटरी बड़ी वाइडली मिसअंडरस्टूड है इन पाकिस्तान. RX-8 बहुत कॉमनली आई, RX-7 भी काफ़ी हैं, एमनेस्टी में भी आई, पहले भी थी. सो आप यूर नोन एज द पायनियर ऑफ रोटरी रीबिल्डिंग एंड व्हाट नॉट. आपके बहुत से RX-7 के प्रोजेक्ट हमारे पास भी हम चला रहे हैं रोटरी में. सो रोटरी के थोड़ा सा लाइट शाइन करें कि मतलब इज इट, क्योंकि लोग जब देखते हैं ना पिस्टन है ना क्रैंक है ना रॉड है, तो आम बंदा तो कंफ्यूज हो जाता है कि डिज़ाइन ही वेंकल वो टोटली डिफरेंट है. तो उसमें क्या है, इज इट अ वेरी डिफिकल्ट इंजन टू रीबिल्ड compared to the Not at all. Most problems arise in a rotary through its stock management system because it was strained for emission purposes at that time. ठीक है. अब तो इतने stringent हो गए हैं कि कोई प्रोडक्शन रोटरी बचा ही नहीं. ठीक है. लेकिन उस जमाने के भी emissions को मीट करने के लिए जो आर्किटेक्चर और मैनेजमेंट सिस्टम जिस तरह चल रहा था वो उसकी लॉन्गेटिविटी के लिए अच्छा नहीं था. ठीक है. लेट्स पुट इट दिस वे. सो अगर आपने किसी भी रोटरी को जिंदा रखता है तो आई वुड से कि स्टैंड अलोन इज द वे टू गो. ठीक है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट RX-8 के अंदर उस एमिशंस को ही सही करने के लिए उन्होंने पेरिफेरल पोर्ट से साइड पोर्ट एग्जॉस्ट सिस्टम कर दिया. अच्छा ठीक है. रोटरी सैंडविच है, आयरन एल्यूमिनियम, आयरन एल्यूमिनियम, आयरन. ठीक है. जब आप आयरन से एग्जॉस्ट गुजारते हैं तो आयरन के एक्सपेंशन रेट फर्क है. तो और स्पेशली जब आप बैड फ्यूल के साथ उसके अंदर से एग्जॉस्ट गुजारते हैं, ठीक है. द वर्स द फ्यूल, द मोर द नॉक डिटेक्शन, द मोर द ECU ट्राइज टू कंजर्वेट द टाइमिंग. रोटरी कम नॉक बर्दाश्त करता है पिस्टन इंजन से मोटा. पिस्टन इंजन से आप 1 या 2 इवेंट से गुजर जाएं तो मे बी यू विल सर्वाइव इट. रोटरी इंजन से सर्वाइव नहीं करेंगे. फर्स्ट लॉक इज द लास्ट नॉक यूजुअली. ठीक है ना. सो यू डोंट टेंड टू पुश इट टू दैट लेवल कि यहाँ अब नॉक आया तो अब मैं इसको कम करूँ. हाँ, उस तरह की ट्यूनिंग. जहाँ आपकी गट कहती है कि बस ये इससे ज्यादा नहीं उठाएगा तो बेटर टू लीव इट देयर. ठीक है. और अच्छा खासी पावर बना लेता उस जगह भी जरूरी नहीं. तो एक स्टॉक जिस तरह RX-7 का 13 भी आता है फ्रॉम द फैक्ट्री, तो वो क्या पावर ले लेगा छेड़े बगैर इंजन, ये ब्रिज पोर्ट साइड पोर्ट इसके बगैर ही मतलब 400 हॉर्स लेता है. और ये रोटरीज का जी देख हमजा, यानी ये जो तुम्हारे पास भी खड़ी है ये बेसिकली स्टॉक इंजन ही है, इनमें कुछ भी नहीं लगा हुआ. अच्छा, मुझे नहीं, आई थॉट आफ्टर मार्केट इसके अंदर चीजें, मतलब वो सीलों की बात नहीं कर रहा. हाँ, बट मतलब आई मेंट ये ब्रिज पोर्टेड नहीं कुछ भी नहीं, स्टैंडर्ड पोर्ट है ये. अच्छा ठीक. ब्रिज पोर्ट का तो अब जमाना चला गया. देयर आर अदर थिंग्स व्हिच हैव कम इन टू प्ले. ब्रिज पोर्ट के अलग प्रॉब्लम्स हैं. साइड सील सपोर्ट खराब हो जाती है, इतना आप गेन लेते नहीं है जितना आइडल और ड्राइवेबिलिटी लूज करते हैं आप. सो आई वुड नॉट रिकमेंड अ ब्रिज पोर्ट राइट नाउ, especially with the new technologies things coming in. आप कहते हैं कि ट्रिपल रोटर करने पे एकदम बहुत बड़ा. एक तो देखो RX-7 के अंदर एक्सल के आगे चला जाता है तीसरा रोटर. अगर इतना ही बैलेंस के लिए अच्छा होता तो मज़दा ने तो बनाई थी. वो तो कॉस्मो वगैरह के अंदर, तो RX-7 के अंदर लेटर जनरेशंस में क्यों नहीं दिया. सबसे ज़्यादा सपोर्ट अच्छी जो होती है वो ट्विन रोटर की ही होती है. यानी उसकी सेंट्रिक शाफ्ट भी अच्छी सपोर्टेड होती है, सिंगल पीस होती है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, RPM टारगेट बहुत ऊपर लेके जाया जा सकता है. पुराने, अब सिर्फ वीक लिंक पुराने रोटरीज के अंदर ये है कि उसके स्टड क्योंकि कुछ पानी के अंदर से गुजर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो गलना शुरू हो जाते हैं. और वैसे भी कोई वो इतनी अच्छी
मेटलर्जी के उस ज़माने के हिसाब से नहीं थे, क्योंकि वो बेसिकली A12 से इवॉल्व होते होते 13B तक आ गए थे, लेकिन स्टड डिज़ाइन वही था। तो अब जो अच्छे स्टड्स हैं, डावल की जगह स्टड कन्वर्जन्स आ गई हैं, वो बहुत बेहतर है सॉलिड डावल करने से इंजन को। तो कम से कम एक वो, दूसरा ये कि बिकॉज ऑफ द एज, क्योंकि आयरन हाउसिंग के अंदर से वाटर चल रहा होता है और बहुत सारे लोग दे कीप इट पार्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो सम पॉइंट ऑफ द साइड हाउसिंग्स द आयरन इज वेरी थिन, ठीक है। तो वहां जब क्रोजन हिट करती है तो वो सपोर्ट खत्म हो जाती है। और डॉक्टर साहब ये रोटरी सीसी वाइज होता है ना कि एक रोटर 650 सीसी का फॉर एग्जांपल, एक साइड ऑफ एक रोटर, हाँ हमसा ठीक है। अब पेपरों में लिखा होता है तो मिसलीडिंग है। अब लोग कहते हैं यार है तो 1300 सीसी, ड्यूटी वाइज कस्टम की बात कर रहा हूँ तो 1300 है, बट 1300 सीसी पिस्टन इंजन पे टर्बो अगर 35 बार लगाएं तो वो तो स्पूल ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ये तो इसकी क्या वजह है? इसमें ज्यादा क्योंकि ट्रायंगल रोटर है, उसका एक साइड गिनते हैं, क्योंकि मजदा ये कहती है कि एट अ टाइम एक साइड ही चल रही है ना भाई, लेकिन पर रोटेशन तो 3 साइडें घूम रही हैं जी। तो इसीलिए ही यूके और यूरोप के अंदर इनटू 2 कंसिडर किया जाता है, ऑटोक्रॉस इवेंट्स वगैरह के अंदर। तो 1300 इंटू 2 2600 तो सीधा ये हो गया। मैं इंटू 3 कंसिडर करता हूँ, क्योंकि आप तो एज अ मैकेनिकली वो देखते हैं, एज अ ट्यूनिंग। तो अगर इंटू 3 कंसिडर करें और फिर पिस्टन इंजन को कंपेयर करें तो आसपास ही पे स्पूल, हाँ तो जाहिर बात अभी तो 5000 प्लस सीसी के ऊपर आप 42 और घुमा रहे हैं तो फिर घूमेगा। हाँ तो ये मजा। और शुरू में जब RX-8 आई थी तो लोग कहते हैं यार पटो फ्यूल बड़ा खाती है इतना बड़ा एग्जैक्टली। और आखिरी सवाल रोटरी का डिजाइन ऐसा है कि जब आप हाई रेफ पे उसको चलाते हो तो वो थोड़ा सा ऑयल कंज्यूम करती है, बेशक हेल्दी इंजन हो, ये मिसकंसेप्शन? नहीं बिल्कुल करती। शुरू में देखा जाए तो यार इवन अ बिग V8 will consume that much oil, so it is not that much कि वो कोई 1000 किलोमीटर के अंदर चेंबर खाली कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। It is because the design is such to keep things cool, you have to feed it oil. ठीक है डॉक्टर साहब, चलें लेट्स मूव टू वन ऑफ आवर पसंद की गाड़ियाँ, ईवोस। व्हाट मेक्स, क्योंकि हमने तो अच्छा टाइम देखा है जिसमें ईवोस फ्रेश आना शुरू हुई, क्योंकि पिछली जनरेशन तो इतनी आई नहीं थी 4, 5, 6 ओरिजिनल, आई थिंक कम ही गाड़ियाँ होंगी, बिल्कुल कन्वर्जन तो बाद में हुई। शुरू में 7, 8, 9 लोगों ने देखी, तो हमें वी वर लकी इनफ कि हम सब ने शुरू में रखी। सो क्या ईवो में ऐसी स्पेशल बात थी कि वो अभी तक एक तो बाहर अप्रिशिएट भी हो गई है, और क्या मतलब ईवो को इन अ नटशेल अगर आप समरी दें फॉर अ न्यूबी, तो ईवो में वो क्या चीजें थी व्हिच मेड इट सुपीरियर टू अदर कार्स? जो ईवो के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बहुत अच्छी ड्राइवर एड है जो इंट्रूसिव नहीं होती, यानी आपको पता नहीं चलता कि कभी भी कि और गाड़ी ने हेल्प कर दी होती है। एक तो कमाल ये है उसका, ठीक है, जिसमें आप वो यो वगैरह सारा AYC सब कुछ ठीक है। और दूसरा ये कि जब आप अंदर बैठते हो तो आपको लगता है कि ये तो फुल मैनुअल गाड़ी। बहुत सारी एक्टिव यो कंट्रोल नई RS GR के अंदर नहीं। अच्छा ठीक है, और उनने 2001-2 में दे दिया था। STI में कभी भी नहीं आया। फ्रंट टू रियर टॉर्क स्प्लिट सबके अंदर है, लेकिन लेफ्ट टू राइट टॉर्क कंट्रोल नहीं, सिर्फ V-Specs GTR के अंदर है और ईवोस के अंदर। तो ईवो बेसिकली एक टायर को भी ज्यादा पावर दे सकती है, पिछले एक टायर को ज्यादा पावर दे सकती है। हाँ ठीक है, क्योंकि उसका डिजाइन ऐसा समझ गया। और ईवो का इंजन इज आयरन क्लोज डेक, यूजुअली आयरन ब्लॉक्स आर क्लोज डेक। हाँ, और वो जो है वो स्टॉक इंजन कहाँ तक बर्दाश्त कर जाता है, कंसिडरिंग अब तो वो इंजन भी बेचारे स्टॉक भी रीबिल्ड मांग रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। हमारी जो ड्रैग ईवो है उसके अंदर बिल्कुल फैक्ट्री स्टॉक फुल वेट, मतलब ब्लॉक है, फुल वेट ब्लॉक है, यानी यू आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक रोटेटिंग असेंबली आल्सो। यस यार once they were new Evo 8s we have made 460 470 wheels back then, but now I would not recommend it, especially with the newer quicker spooling turbos. You are asking for trouble. 6 स्पीड वर्सेस 5 स्पीड, बहुत सारी ईवोस अब हम वापस आ रही हैं जो ओरिजिनली GSRs थी और MRs थी, और उनमें अब लगे हुए 5 स्पीड। तो कॉमनली वो जी पावर बढ़ाइए तो 6 स्पीड तो जी टूट जाता है। अब उनने एक्चुअली तोड़ा नहीं है, बट तो ये है 6 स्पीड इज वीकर देन द 5 स्पीड, या मेरे से आज तक मैंने किसी भी स्ट्रीट ईवो के अंदर आज तक मैंने 6 स्पीड नहीं तोड़ा, और मैं 600 व्हील तक उसको लेके गया। केज में ये है कि 6 स्पीड और 5 स्पीड, उसमें भी लोग कहते हैं होंडा का, मेरे ख्याल से तो के टाइप आर 6 स्पीड्स जो हैं वो बेहतर हैं नॉन टाइप आर 6 स्पीड से। इसमें एक बड़ा फ़र्क है ये दोनों चीज़ों के अंदर। ज़ाहिर बात है, एक ट्रांसमिशन विच वॉज मेटेड टू 160 हॉर्स पावर इंजन एंड यू ट्राई टू हैव 4 times the power, something is going to give. At least Type R engines were made to handle 250. और डॉक्टर साहब ईवो पे रहते हुए ईवो की ट्रांसमिशन होगी ट्रांसफर केस और डिफ,
ट्रांसफ़र केस का शुरू में स्पेशली जब ये गाड़ियाँ आई थी, बहुत लोग लॉन्च पे खड़े होके, मुझे ये लगता था कि उनको सही लॉन्च नहीं करनी आती, वो लोग एक 4 व्हील गाड़ी को क्लच डब कर देते हैं, तो मैं हमेशा स्लिप करता था बजाय के साइड स्टेप कर दिया। तो क्या यही वजह मेजॉरिटी बिल्कुल 99% व्हील ऑफ आता था? और डस ठीक है, और अगर आप स्लिक्स डाल के एक हाई पावर ईवो चला रहे हैं और वो कोई व्हील हॉप नहीं है, वही अब्जॉर्ब कर रहा है, तो पावर की क्या कैपेसिटी होगी जिस पे टूटता होगा? उमर की गाड़ी पर काफ़ी देर हमने स्टॉक ट्रांसमिशन और स्टॉक फ्रंट डिफ चलाया। 1000 हॉर्स पावर प्लस गाड़ी थी। और रेयर डिफ जो इनके आरएस स्लिक्स आर मेरे ख्याल से मोर फॉरगिविंग। यस, 100%। लोग समझते हैं ज्यादा ग्रिप पे लोड ज्यादा है, ऐसी कोई ऐसा कुछ भी नहीं। स्टॉक डिफ वाली गाड़ी के साथ अगर मैं R888 पर उठाना चाहूंगा तो मैं थोड़ा डरूंगा जी। वो रोल रेसिंग टाइप टायर है वो लॉन्च, या बिल्कुल स्टॉक स्ट्रीट टायर्स अबव 200 थ्रेडवेयर, या फुल स्लिक बीच वाला सिस्टम जो है वो 100% सेम है, क्योंकि वो दिस इज कॉमन सेंस। तो वो लोगों को ये समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। नहीं, वो तो अब तो हर बंदे के पास रिसोर्सेज है, नेट है, पढ़ ले, पूछ ले किसी से, अपनी साइंस मारनी कर करके सीख ले। अब पता नहीं, द मोर यू फक अराउंड द मोर यू फाइंड आउट। वो तो है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत से ड्रिफ्टर्स हैं हमारे दोस्त यार, वो कहते हैं यार डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों ड्रिफ्टिंग के बड़े खिलाफ है, तो ड्रिफ्टिंग पे कुछ, बिकॉज ग्रोइंग अप आई डिडंट थिंक ड्रिफ्टिंग वाज अ स्पोर्ट, इट वाजंट बैक देन, इट वाज स्ट्रीट्स पे कमिंग डाउन फ्रॉम अ माउंटेन इन जापान, यू ड्रिफ्ट थोड़ा बहुत तो उसका था, फिर राउंड अबाउट पे शुगल थे, अब ड्रिफ्टिंग इज इंटरनेशनल और फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड एज वेल, नॉट जस्ट पाक। तो क्या आपका ख्याल है यार? Your personal opinion doesn't have to be of course all opinions are my personal opinion, but not to hurt anybody's feeling. The thing is, हारना आसान नहीं होता। Once you have the clock there, even if somebody says कोई बात नहीं यार, you just are off by half a second or 1,000th of a second, you are still off, man. But once you remove the clock and human judgment comes into play, it is not very clear. So number one, तो उसको हम कह सकते हैं it's not racing, it's motorsport. Yeah, it is motorsport, but it's not racing. Don't call it racing. रेसिंग में या कोई बंदा आपके साथ हो के फिनिश लाइन पहले किसने क्रॉस की, या टाइम वो कुछ तो हो ना, यानी racing is black and white, not gray. So and once you're racing, you are racing for yourself, not to make friends or to make enemies, nor to please the crowd. Yes. So drifting is more towards show off and fanfare. I'm not against that. It is a spectator sport because it is enjoyable to watch. Enjoyable to watch. चौथे गियर में हैंड ब्रेक खींची, easier said than done, but हाँ, और skillful है ड्राइवर्स। और दूसरा मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे गाड़ियों के साथ बहुत मोहब्बत है। आपको लगता है ज्यादती? मेरे पास 15-20 भी गाड़ियां हो तो मैं उसकी दुम दीवार पे नहीं मार सकता। ठीक है। नोइंगली कि मैं मारने जा रहा हूँ, कि मैं किस दीवार से कितना करीब जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता ना यार। बस मेरे अंदर ये एक, हम गाड़ियों को लोहा नहीं समझते ना, हम समझते सोल है। हाँ, तो मुझे बहुत दुख हो कि मैं अपनी कोई भी गाड़ी किसी भी कंपटीशन में, यानी समटाइम्स आई कांट इवन पुश माय रेगुलर कार्स इन ऑटोक्रॉस टू दैट मच कि मैं इसको यहाँ मोड़ के देखूं तो सही। ठीक, मुझे पता कि आगे दीवार है, नहीं मुड़ी तो सीधी इसी में ही जाए। ठीक है, सो आई कांट डू इट। ठीक है, सो दैट आंसर्स दैट। अच्छा, तो डॉक्टर साहब रिसेंटली यू कंप्लीटेड कलेक्शन जिसको मैं कहूँगा कि GTRs की एक ट्रिनिटी बन गई, क्योंकि 35 एक फ़र्क है, GTR है बट वो एक फ़र्क कैटेगरी में आ जाती है, तो जो 32, 33, 34 है, तो एक तो कंग्रेट्स ऑन द 32। थैंक यू। अब डॉक्टर साहब उन तीनों की थोड़ी थोड़ी 10 सेकंड की अपडेट दे दें कि 32 में क्या हो रहा है, या क्या सेटअप है, या क्या प्लान है, 33 में क्या और 34 में क्या? 34 तो मैंने 2 साल से खड़ी कर दी थी तकरीबन, क्योंकि कराची की रोड कंडीशंस वगैरह इतनी बुरी हो गई थी कि मेरा चलाने को उधर दिल ही नहीं करता था। ठीक है, अभी भी मेरा नहीं करता, लेकिन टू पुट इट बैक ऑन रोड आई नीड टू पुट न्यू फ्लूइड्स इनटू इट, जस्ट गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ R&D, क्योंकि वो V-Spec नूर है तो वो नीचे से फुल कार्बन डिफ्यूजर्स वगैरह के साथ बंधी हुई है। उसका वो कार्बन डिफ्यूजर के नट बोल्ट इतने सख्त हो गए हैं कि अब वो मुझे तोड़ के निकालने पड़ेंगे काट के, तो मुझे उसकी वो एक रिबिल्ड किट चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर दैट। तो वो तो यानी अगले 6 महीने का प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल से। बट उसको पावर वगैरह अपनी वही हम भी मैं उसको नहीं छेड़ना। ठीक है, 33 तो एज इज चल ही रही है। तो 33 आपकी इवेंट्स पे भी देखी है, भागते हुए भी देखी है, तो उसमें क्या सेटअप आप चला रहे हैं? उसमें यार 6.2 चला रहा हूँ मैं अभी भी। पहले जनरल बेरिंग था, मैंने उसको बॉल बेरिंग कन्वर्ट कर दिया, और RB30 है। ठीक है, वो आपने खुद बिल्ड किया? खुद बिल्ड किया है, और 34 वाला 6 स्पीड।
अच्छा ठीक है, तो मतलब स्ट्रीट कार 500-600-700 टाइप हॉर्स हाँ, अब भी आखिरी हमने मेरे ख्याल से 680 या कुछ इस तरह डायनो की थी। और ये फ्लेक्स पे या पंप? नहीं पंप गैस विद वाटर मैथ इंजेक्शन। अच्छा ठीक है। और 32 जो भी आपने ली वो स्टॉक गाड़ी अभी 32 तकरीबन स्टॉक है, जो जब इनके पास थी उन्होंने उसके टर्बो वगैरह तोड़ दिए थे तो उन्होंने सिंगल कन्वर्ट कर दी थी। ठीक है। बट जस्ट लाइक टू मेक इट रन, ठीक है। क्योंकि वो स्टॉक अपने 5 स्पीड ट्रांसमिशन पर है तो मैं उसको ज्यादा पुश करना नहीं चाहता। और वो कोई 400 के अंदर नाउ रखेंगे। 35-year-old engine also, so I am going to refresh the motor and just put To things back to OEM spec टाइप, OEM प्लस थोड़ा plus सा, बस थोड़ा बहुत, नॉट फुल फोर्ज बट हल्का नहीं, if I'm still stuck with the factory transmission I like to keep it under 400. ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कमिंग टू मोटर स्पोर्ट्स, you've been part of a group called Extreme since 15-20 Yeah, years. maybe more. तो उसका थोड़ा सा बताएं कि where it came from एंड आप लोग क्या करते रहे मोटर स्पोर्ट में और आगे क्या आपको लग रहा है? आगे तो पता नहीं, चलें पीछे से हाँ, शुरू पीछे से शुरू कर हाँ, देते। हाँ पीछे से हमने मिड 2000s के अंदर ऑटोक्रॉस शुरू की कराची के अंदर, जी। क्योंकि हम सब लोग, एक्सट्रीम इज बेसिकली अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इवन इफ वी मेक सम मनी वी डोनेट इट। ठीक है। सो यू स्टार्टेड इट विद नहीं, असद भाई? असद started it and ठीक he है। invited me in, ठीक है। me, असद, मंसूर। ठीक है। सो हमने ये चलाने की काफ़ी कोशिश की और नाउ वी हैव कम टू दैट एज दैट वी डोंट वांट पॉलिटिक्स एंड चिक चिक, एंड सो now we have started doing it more for just for us than for anybody else. Okay, now we have come to the age and stuff that we should enjoy ourselves as much as we can and see what happens and give the torch forward. हाँ ऐसे ही होना चाहिए। और उसमें एक इनवाइट ओनली कोई अच्छे लोग हैं जो आपको लगता है कर डिसेंट ले, बुला लो। मैं तो कहता हूँ कि आके करें, हम आ जाएंगे रेस करने के लिए, हमसे पैसे ले, हमें रेस करा दे। हाँ लेकिन क्योंकि कोई ये कराता नहीं है तो वो रेस भी ऑर्गेनाइज भी खुद करनी पड़ती है और करनी भी पड़ती है। लाइक इस शहर में ये मसला हमारा भी है। I am there, if the event is there, I am there from 2:30 till 2:30 at night, 2:30 AM. हाँ वो तो देखा है। टेक के लिए जब हम आते हैं आप तो उससे पहले से आए हो। पहले से आए होते हैं। I don't do course walk, I don't do anything. I just then sit in the car and I race whatever it is. आपको मोटर स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में देखता हुआ आपके सामने डेवलप हुई है। you've been around the off-road rally scene a lot and you know all of them and drag तो आप खुद भी करते रहे, प्लस ये ऑटोक्रॉस भी कराते रहे, ड्रिफ्ट की वैसी बात होगी। तो आपको क्या लगता है कि डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, किस तरफ जानी चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है? लोगों को हमारे पास ये समझना चाहिए कि अगर किसी शहर में दो लोगों के पास दो बाइसिकल्स भी होंगी तो सूनर और लेटर दे आर गोइंग टू रेस। ठीक है। Human nature is to compete in one thing or another. ठीक है। So better give them something to compete in than to show their skills or stupidity on public roads, और क्योंकि हमारे पास आउटलेट इतनी ज़्यादा नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि लोग इधर उधर बहुत गाड़ियाँ दबना शुरू हो गए। और हमारे ज़माने में 60 हॉर्स पावर की करोला होती थी, अब 160 हॉर्स पावर की करोला इजी है। ठीक है। And other cars, turbocharged cars and stuff are just a flash away from 300 horsepower also. तो टाइम आगे चला गया। तो टाइम आगे चला गया। तो इस तरह की चीज़ों के अंदर किसी भी, यानी मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मैं एक अच्छा ड्राइवर नहीं था जब तक मैंने ऑटोक्रॉस शुरू नहीं की खुद। बाहर तो आपको लगता है कि आप बहुत कमाल हैं, बट जब घड़ी आपके सामने होती है तो आपकी आंखें खुलती हैं कि ये क्या हो गया भाई। और फिर आपकी जैसी सेम गाड़ियों को और लोग भी टाइम पोस्ट कर रहे हैं। तो इट इज़ अ बिग शॉक एंड वेक अप टू रियलिटी ऑल्सो, रियलिटी चेक। सो ये होना ज़रूरी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये आपके ख्याल से आप क्या देखते हैं, फोरसी करते हैं अगले 5 साल के? इसी तरह इंडिविजुअल्स कोई ना कोई उठेगा और कराएगा, या गवर्नमेंट की स्टेप इन करेगी, कुछ जगह मिलेगी? क्योंकि देखिए लैंड आपको तो पता ही है कि वो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी नहीं बनती। हर बंदा कहता है दुनिया में ज़्यादातर मोटर स्पोर्ट्स जो हैं वो सबब्स में ही होते हैं, सिटी सेंटर में तो नहीं, सिटी सेंटर में नहीं होते, और ये हमें समझना चाहिए। लेकिन हमारी सिक्योरिटी, सूरत हाल, महंगी गाड़ियाँ, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ ओनिंग सच अ कार विच यू आर विलिंग टू पुश इज ऑल्सो बिकम टू मच। So we have to take that into consideration also. Yani same car in UAE is like 5,000 dirham,
and the same hatchback Civic here is 50 like लाख रुपए। 50 लाख रुपए। हाँ। मैं सिर्फ एक hatchback Civic हाँ, की बात कर रहा हूँ जो सही कहा। D15 के साथ लगी हुई। सो आप 50 टाइम्स की बात कर रहे हैं। जब 50 टाइम्स किसी ने इन्वेस्ट किया किसी गाड़ी के अंदर, तो उसको उस तरह की थोड़ी जगह भी दे दो यार। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत फर्स्ट people should consider this as sports also, just not that rich people showing off. Like horse racing is also a sport, and horses are even more expensive than cars, but people race them also. There is a lot of derbies and stuff going on in Pakistan, so at least give us that much. But I think वही वाली बात है, कहीं किसी को पीछे से सपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट लेवल पे। यानी ज्यादातर ये हॉर्स रेसिंग वगैरह भी गोरे छोड़ के गए। उस जमाने में गाड़ियां इतनी ज्यादा आ गई नहीं थी, अब गाड़ियां आ गई हैं, लेकिन वी हैव नॉट developed to that, but other worldly countries everywhere else, अगर आप एक ऑल्टो चैंपियनशिप भी नहीं करा सकते पाकिस्तान के अंदर, द हाईएस्ट सेलिंग कार होती है वो मारुति वाली। हाँ जी, होती है। तो इसी तरह ही डेवलप करता है ना, स्किल भी डेवलप करती है और सेफ्टी भी डेवलप करती है। और एटलीस्ट आपको ये भी पता चलता है कि आपकी जो इंडिजिनसली प्रोडक्टेड गाड़ियां हैं वो उस तरह की हैंडल और वो स्ट्रेंथ और उनके अंदर चीजें हैं भी, वो टाइम वो मार भी सकती हैं या नहीं, कैपेबिलिटी भी है या नहीं है। मोटर स्पोर्ट सबसे ज्यादा स्पॉन्सर पेट्रोलियम गाड़ियां के प्रोडक्ट्स वाले लोग करते हैं। तो हमें तो यानी आज तक किसी तेल वाले ने भी नहीं पूछा कि तेल कौन सा डालते हैं। रिसेंटली so that is sad here. असल में वो यहाँ उतनी वो भी नहीं शुरू हुई आगे से कि उतनी पब्लिसिटी हो कि स्पॉन्सर्स घुसे कि लोग उनको भी देख रहे हैं। मतलब इट हैज टू बी अ होल सिस्टम, टीवी वाले कवर करें, लोग इंटरेस्ट है ना, उनको भी होता है। देखो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास बहुत ज्यादा फंड्स फॉर स्पॉन्सरशिप होते हैं, लेकिन अगर जैसे रेड बुल ले लें, दुनिया के अंदर हर तरह की वो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स स्पॉन्सर करता है, हमारे पास अब वो रैली भी स्पॉन्सर नहीं करता। ऐसा ही। अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग टू प्रोजेक्ट्स, आपने तो हर लेवल के प्रोजेक्ट्स देखे हैं, करे हैं। अगर एक न्यूबी घुस रहा है फील्ड में, ऑटोक्रॉस की पहले बात करते हैं, सो आप क्या प्रोजेक्ट बताएंगे अंडर 5 मिलियन, अंडर 10 मिलियन और एक ओपन बजट? फॉर ऑटोक्रॉस एनी स्टॉक गुड स्मॉल कार विद गुड टायर्स इज अ गुड बिगिनर्स कार। ठीक है, स्विफ्ट हो, यारिस हो, इवन ऑल्टो। ठीक है, हमने तुम्हारे सामने ये F1 के ट्रैक ऑल्टोस पर ही बनाए। तुम्हारी अपनी सिटी कितनी दफा टेस्ट हुई, और उसका टाइम बहुत अच्छा टाइम था यार। और जिस तरह सब चला रहे थे, मैं और आप ऐसे बैठे हुए क्या भी गए 5 लोगों के साथ। हाँ, तो आपको ये होगा कि न्यूबी पहले तो एक बेशक उसका बजट है भी, कम से कम वो एक सादी गाड़ी लेके करे, ठीक है। उसके बाद मतलब इफ यू वर टू डू इट स्पेसिफिकली फॉर एन ऑटोक्रॉस, पाकिस्तान में ऑटोक्रॉस है भी नहीं भी है, क्योंकि कुछ तो अगर ओमनी है उसको आप क्या बोलेंगे, मतलब कार्टिंग सर्किट है जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हम भी यहाँ भी जो कराते थे वो भी प्योर ऑटोक्रॉस सर्किट नहीं है, बट खैर इसको कहते हुए क्या गाड़ी आप। मेरे अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि आई ऑलवेज गो फॉर द टॉप स्लॉट, एम हाई। तो डॉक्टर साहब, इफ यू आर सेकंड यू लास्ट ना, इफ यू नॉट बट एटलीस्ट गो फॉर द फर्स्ट वन। ट्राई तो करो। तो मैं तो गाड़ी बनाता हूँ या जो चीज भी बनाता हूँ वो तो एफटीडी के दिमाग से बनाता हूँ, हो या ना हो, वो एक बिल्कुल वो अलग आपको दिया है ना मैंने ओपन बजट वाला, उसमें ओपन बजट का चले पहले बता दें, एफटीडी के लिए क्या बनाए? एफटीडी के लिए क्या बनाए? बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है यार। मेरे ख्याल से तो अगर गो कार्ट अलाउ करें तो वो सबसे अच्छी नहीं, वो तो प्रोटोटाइप कैटेगरी में आ जाएगी ना, वो तो है नहीं। तेरे पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है एफटीडी के लिए। हाँ, तो मतलब आपका मतलब है कि ये फॉर्मूला अच्छा है, एमआरएस टाइप या द लाइटर द नहीं कि इंजन इधर हो, जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर द वेट टायर साइज रेशियो, वेट टू द टायर साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से एमआरएस इसलिए कामयाब नहीं है कि उनके इंजन पीछे हैं, वो इसलिए कामयाब है कि फॉर द वेट दे कैन पुट डिसेंट रबर एंड स्टिल बी बैलेंस्ड। हमारे पास प्रॉब्लम ये आ जाता है कि एक तो हम अपनी स्ट्रीट गाड़ी को कन्वर्ट करते हैं फॉर ऑटोक्रॉस पर्पसेस, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर चीज पूरी करेगी। अब मेरी जैसे अपनी वो है वो इज टू ओवर पावर्ड इन द मिड रेंज टू बी प्रिसाइसली, तो मैं गाड़ी से लड़ ज्यादा रहा होता हूँ और मुड़ कम रहा होता हूँ, तो उसके अंदर वो नहीं हो सकता जो आप एक प्रिसाइज लाइट गाड़ी के साथ कर सके। सो ये हर किसी की अपनी चॉइस है। मैं देख रहा था किसी ने RX-8 लेके फाइनल ड्राइव डाल के रोटरी पे 305 या 315 से ऑल अराउंड, और वो 3 टायरों पे थी मोड़ो। बिल्कुल, हमारे पास जब तक RX-8 चलती नहीं अपनी कैटेगरीज में अनकैचेबल थी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग टू ड्रैग, वहाँ अंडर 5 मिलियन, अंडर 10 मिलियन और ओपन, कंसिडरिंग पाकिस्तान में स्ट्रिप नहीं है, विच यू नो, ये वही है कि थॉरोब्रेड रेसिंग के अंदर नॉन थॉरोब्रेड घोड़ा कैसे डाल।
नहीं डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये एक मुश्किल क्वेश्चन है। नहीं नहीं, आप क्या करें, आपको मैं कहूँ डॉक्टर साहब 50 लाख है, इसमें तेज से तेज गाड़ी आपने बनानी। 50 लाख रुपए में तेज से तेज गाड़ी नहीं बन सकती आजकल के डॉक्टर जमाने। साहब तेज तो वो एक वो है ना कि मैं तो नहीं कह रहा 9s में आ जाए। नहीं, वो तो तेज गाड़ी का मतलब ही ये है कि आप 8s का टारगेट करेंगे तो 9s में आएंगे। तो हाँ। 8 सेकंड गाड़ी का मतलब क्या है आजकल, यानी अच्छा चले, वैसे जो मुझे समझ आती है हाँ। इसमें 20-20 लाख की मिल रही है कन्वर्टेड फोर्स, ठीक ठीक है। है, वो लेके उस पे 30 लाख में जो भी हो सकता है वो, या फिर एक 5 लाख की सिविक लेके उसको ऑल व्हील करके के टर्बो करके 50। ये आप सोचें कि अगर आप एक 4 का फ्रेम ले भी लेते हैं 2 मिलियन के अंदर हमजा, तो उसको स्टॉक वापस कन्वर्ट करने के लिए एक इंजन डाल के, एक गुड ट्रांसमिशन और ट्रांसफर केस और 2 LSD डाल के, तो आप पूरे हो। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो आप बिल्ड में जा रहे हैं नहीं, ना। बिल्ड की बात नहीं कर रहा मैं। नहीं नहीं, मैं एक चलती ईवो। आजकल एक ईवो का स्टॉक इंजन कितने का है चलता हो? नहीं नहीं, ये ईवो है 4। चलती ईवो है। हाँ 4G63 5 स्पीड। हाँ, अब आप अपना- CP9 के हम्म। प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन आपने इसको 500 व्हील के आसपास भी किया तो ये फ्रंट डिफ्ट तोड़ना शुरू कर देगी, क्योंकि वो एक अंडरसाइज डिफ्ट था जो 7-8 में नहीं था। तो आपको एक कम से कम फ्रंट LSD चाहिए होगा जो $1,000 सीधा 3 लाख रुपए तो इसी के अंदर चलेगी, अभी आया भी नहीं। उसके अलावा रिम टायर, टर्बो, फ्यूल सिस्टम, क्लच ECU सिस्टम, बेशक चलो स्टॉक फ्रेम, वो स्टॉक ECU फ्लैश फ्लूश करके, पर खैर मतलब वो 5 मिलियन में 10 मिलियन फिर बंदा करना पड़े। 4 का ECU फ्लैश नहीं होता जो लोहे की बॉडी के अंदर होता। फ्लैश होना शुरू होते हैं 5 ऑनवर्ड्स प्लास्टिक वाले ECUs। उनके लिए भी आपको 2.0 केबल चाहिए होता है। फ्लैशिंग इज अ वर्क अराउंड, यू आर स्टिल स्टक विद द बेसिक आर्किटेक्चर एंड थिंकिंग ऑफ द इंजीनियर हु डिजाइंड इट। ही डिजाइंड इट इन और 25 साल पहले, 30 साल पहले ना। हाँ डिजाइन तो पहले हुआ होगा तो प्रोडक्शन में आया ना यार, ऐसे थोड़ी कि उसी दिन आया जिस दिन प्रोड्यूस हुआ। तो 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी अब ऐसी है कि जैसे 30 साल पुराने मैं तुझे कहूँ कि मोबाइल फोन तो है ही नहीं। तो हाँ सो टेक्नोलॉजी हैज कम सो फार। सो बेसिकली क्वेश्चन का जवाब ये कि अगर कोई एक रीजनेबल भी बनानी है गाड़ी 8s 9s वाली नहीं, बट लेट्स से 10s वाली, तो फिर आप 10 मिलियन के अंदर पहुंच गए ना, अगर ECU भी डाला और ये। बिल्कुल, हाँ, दैट्स अ डिसेंट। यस। इसके अंदर मेरे से थोड़ा सारा मुझे अब होंडास के अंदर फिजिबिलिटी नहीं लगती। ये ऑल व्हील वाली जो चीजें हो रही, कोई भी फ्रंट व्हील भी अंदर भी एक हद तक आप पावर डाउन करते हैं, यानी वी हैव ऑल कम फ्रॉम फ्रंट व्हील ड्राइव हाई पावर्ड कार्स, दे आर गुड फन टू ड्राइव, बट दे आर लाइक यू आर having YE Coyote at your disposal and you're running with Roadrunner. हाँ Roadrunner will go हाँ, and you are going west ठीक at the same हाँ spot. ठीक है। So मजा नहीं आता, यानी एक हद के बाद it loses its charm कि यार ये चल क्यों नहीं रही। हाँ सही बात। हाँ, तो वो हर जगह चौथा गियर तो नहीं है, पांचवा चौथा पांचवा पांचवा चौथा और फिर वो एकदम लेकिन बात ये है कि the other guy is home by then, हाँ he's gone. वो कौन है? हाँ, वो माइल रेस तो नहीं हो रही ना, या 5 माइल रेस तो नहीं हो रही ना। नहीं ठीक है। तो डॉक्टर साहब, एडवाइस फॉर दोज पीपल, जैसा आपने गाड़ी का ही बता दिया बिल्ड का, हु वांट टू गेट इनटू, लोग एंथुसियास्ट हैं बहुत ज़्यादा, हु वांट टू स्टार्ट ट्यूनिंग देमसेल्व्स और बिल्डिंग देयर इंजन्स देमसेल्व्स एंड दे हैव द टाइम एंड द बजट, तो व्हाट शुड दे डू? शुड दे डू अ कोर्स? शुड दे गो अब्रॉड, लर्न इट? बेसिक तो यार सबसे पहले ये पता होना चाहिए ना कि आपने इंजन बिल्डिंग कैसे सीखी? लोगों से तंग आ मतलब क्या मतलब नहीं मतलब क्या, जरा थोड़ा एलैबोरेट कि लोग जिनसे इंजन बनवाए आपने कहा ये क्या है? मैंने तो इंजन किसी से नहीं बनवाया, लेकिन मैं वहां तक पहुंचा फ्रस्ट्रेट होके मैकेनिक से, वर्कशॉप से, कि अगर किसी से बॉडी वर्क भी सही नहीं हो रहा वो भी मैं नहीं करना है, किसी को कॉल ओवर सेटअप समझ नहीं आ रहा वो भी मैं नहीं करना है, किसी को ट्विन टच भी इंस्टॉल करना नहीं आ रहा वो भी मैंने करना है, तो फिर बाकी भी मैं ही कर लेता हूँ यार फिर, यानी तो इंजन बिल्डिंग आपने बुक्स वगैरह पढ़ी? मैं वैसे कोशिश ये करता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि जो जिसका काम हो उसको दे देना चाहिए और उसके बाद उससे पूछना नहीं चाहिए अगर आप उसको ट्रस्ट करते हैं। मैंने खुद अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट लोगों को दिए और अभी भी यहाँ बहुत सारे दोस्त बैठे हैं अभी जो ये जानते हैं कि जब मैं दे देता हूँ तो फिर मैं मुड़ के नहीं देखता, फिर मैं जाके फाइनल प्रोडक्ट ही देखता हूँ और उस वक्त ही बात होती है, जो भी उससे बीच में बात नहीं होती। ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, पहले आप ट्रस्ट कर लें, अगर नहीं होता तो फिर आप उस वक्त बात करें, लेकिन मिडिल के अंदर ये कहना और पहले ये कहना कि ये तो हो ही नहीं सकता या ये बहुत जबरदस्त हो गया, ये दोनों चीजें ही गलत। सो उस लूप के अंदर से फॉर एग्जांपल SUV किसी को दी फ्रंट एंड रिबिल्ड करने के लिए, वो सामान मैंने पता किया तो वो 2-2.5 लाख रुपए का था, जब वर्कशॉप से बिल आया तो वो 8 लाख रुपए का था, और स्टिल हैविंग द सेम प्रॉब्लम्स एंड ट्राइंग टू डू इट
myself again all over again after paying the guy 8 lakh rupees also. So it becomes a pain here. So वहाँ से मैं इस लेवल पर पहुंचा, लेकिन अपनी गाड़ियों पर कर करके सीख के अपनी गाड़ी पर ही कर करके और इस वजह से करके क्योंकि कोई और करके दे नहीं रहा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 90s के ऑटो हब किसी ने खोल लिया, ग्रीस करने के लिए खोला, वो बंद किया, शिप में उल्टी रखी, घर जाता था वो 2 व्हील हो गई फिर ठीक है, तो वो करते तंग आके DIY कर करके तो फिर इस तरह पहुंचे। तो उस जमाने में तो बुकिश नॉलेज थी सारी की सारी, इंटरनेट तो था नहीं। हाँ, लेकिन अब मतलब कोई कोर्स होता है बाहर, कुछ स्कूल्स होते हैं यार मेरे ख्याल से ये EFI एकेडमी बहुत अच्छा, मैंने देखा नहीं लेकिन देखा है मैंने, वो ट्यूनिंग का ज्यादा रिलेटेड है। ट्यूनिंग करा, इसलिए कह रहा हूँ ना कि पहले मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप ट्यूनिंग तक पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग ये स्किप करना चाहते हैं, वो हो ही नहीं सकता, मतलब वो नहीं हो सकता। और बहुत सारी हाउ इंजन वर्क्स के अंदर भी टॉर्क क्या होता है और हॉर्स पावर क्या होती है, कहना बहुत आसान है लेकिन समझाना बहुत मुश्किल। और उसके अंदर भी ये समझाना बहुत मुश्किल है कि एक इंजन जो इज लाइक मेकिंग पावर एट 5000 प्लस एंड रविंग अप टू maybe 8000 RPMs and another engine which is making power at 2000 and revving up to 5000 or 6000 which is stressed more, or an engine which is not making any power but revving up to 10,000 RPMs plus। तो ये कैसे होगा और इसके अंदर क्या चीजें चाहिए होंगी इस काम के लिए? 10,000 RPM विदाउट पावर इंजन के लिए भी मेरे ख्याल से उतना ही बजट चाहिए जितना आपको एक वो लो पावर्ड हाई टॉर्क मॉन्स्टर के लिए चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो आप इंजन की जो रेव कैपेसिटी एक्सीड कर रहे हैं तो वो आफ्टर सर्टेन पॉइंट RPMs टेक देयर टोल मैन। इट्स अब जिस तरह ये डिफिकल्ट टू कंट्रोल थिंग्स एट 3 लीटर V10 से F1 वाले 2004-5-6 में जो 19,000 RPM पे, तो वो क्या स्ट्रेस होगा इंजन पे। उन पर वजन भी तो नहीं था ना यार, मोटरसाइकिल पर 600-700 किलो तो थी ना, बट फिर भी आई थिंक वो क्या हर कुछ रेसों में रिपीट। अब वो इंजन तू लगा दे एक टन की मशीन के अंदर, उसने कुछ भी करना या सवा टॉप गियर के अंदर उस इंजन ने फॉर एग्जांपल 600 kg को एक्सलरेट करना है एट टॉप गियर फ्रॉम से 100 किलोमीटर्स टू 250 किलोमीटर्स इन 10 सेकंड्स। सो दैट इज इट्स स्ट्रेस विंडो। अब आप उसको 1 टन कर देते हैं उसी वजन को, तो वो जो टाइम है वो डबल हो गया। तो इसका मतलब है कि उस पर स्ट्रेस भी डबल हो गया, क्योंकि नाउ इट्स गोइंग टू स्पेंड ट्वाइस एज मच टाइम डूइंग द सेम थिंग। तो शायद प्रॉब्लम चले भी ना, एंड पे उन्होंने एज पे बनाया हुआ होगा। बिल्कुल, तो वो यानी ये भी एक पैरामीटर है कि उस, यानी ये कहना आसान है कि ये अब यानी मोटरसाइकिल इंजन है 12,000 पे चलता है, मैंने गाड़ी में लगा दूंगा तो ये 12,000 नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। वो मैं एक गोरे के साथ पढ़ा था, वो डेजर्ट वाली रेसिंग करते थे, वो क्या है ऑफ रोड एंड्योरेंस रेसिंग। नहीं, वो जो सॉल्ट फ्लैट्स पे बॉनेवल सॉल्ट, तो वो कहते हैं कि जी गाड़ी डायनो से उतारी और AFR परफेक्ट था, और गाड़ी को जब वो रन दिया तो उसके सारे पिस्टन पिघल गए, ठीक है, उस रन के एंड पे, और गाड़ी परफेक्ट यूं थी, नो लॉन्ग। तो बाद में फिर उन्होंने कहा कि वो पुरानी बात है, फिर EGT जब EGT लगाए तो EGT कहीं से कहीं चले गए ना, वो लोड का टाइम 1-1 मिनट वाइड ओपन थ्रॉटल। डायनो और रोड में भी बहुत फर्क है ना। अब डायनो इज अ स्टैटिक लोड मशीन, एक फिक्स लोड है, आप गियर चेंज करते जाएं तो आपका राउंड अबाउट लोड एक जैसे ही रहता है, इसलिए वो हॉर्स पावर भी एक जैसी बताना शुरू कर देता है। रोड पर ये नहीं होता, जितने आप गियर बढ़ाते जाते हैं उतना ही रेट ऑफ एक्सेलरेशन स्लो होती जाती है, उतना ही स्ट्रेस बढ़ता जाता है। ईवो को 1,500 RPM पे 5वें में नीचे से जब स्पूल कराएंगे टर्बो, तो जो लोड होगा। और अगर आप तीसरे में भी ईवो को जा रहे हैं 2,500-3,000 RPM पर, आपने फ्लोर किया, यू रेव्ड इट अप टू 5,000-6,000 RPM और आपने छोड़ दिया और आपने दोबारा दिया, तो यूजुअली इफ यू हैव एन आफ्टर मार्केट टर्बो और बूस्ट कंट्रोल आपने मरोड़ा हुआ है या कुछ भी, एंड इफ यू डोंट हैव गुड बूस्ट कंट्रोल, दैट्स द लास्ट टाइम यू आर गोइंग टू फ्लोर दैट इंजन। अच्छा डॉक्टर साहब, डायनो से याद आया, अब आप लोगों ने डायनो लगाया है हब वाला, वो पाकिस्तान में पहली दफा देखा है, तो उसकी क्या वजह थी वर्सेस शैसी डायनो या रोलर वाले के आपने हब वाले की तरफ प्रेफर किया? फॉर हाई पावर्ड गाड़ियां या क्या? एक तो गाड़ी बांधनी नहीं पड़ती, गिरने शिरने से बहुत बच जाती है, रोलर से स्लिप ओवर नहीं होता। दूसरा व्हील टायर कॉम्बो, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं अपनी गाड़ी चढ़ाता हूँ R888 के साथ और उनको उतार के स्ट्रीट टायर लगाता हूँ तो 40-45 हॉर्स पावर का फर्क आ जाता है। इसमें तो वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, इसमें वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। एटलीस्ट रोलिंग रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। ड्राइव ट्रेन लॉसेस तो रहते हैं अपनी जगह, लेकिन टायर की रोलिंग रेजिस्टेंस में फर्क आ जाता है और सिक्योर बहुत होती है गाड़ी। और वो हाई पावर्ड गाड़ी, उन पे फिर स्पिन भी आ जाता है, बंदे डिक्की में बैठा हो और ये और वो,
और बांधना और कोई स्ट्रैप फेलियर वगैरह ये वो, उनसे आप सब चले जाते हैं और प्रिसाइज बहुत हो जाते लेकिन अगर कोई गाड़ी डायनो पे आप करते हैं तो आप उसको रोड पे भी एक दफ़ा हैं। मैं पहले रोड पर चलाता हूँ और फिर फाइनली चेक करने के लिए डायनो जब पर चलाता हूँ। 80-90% हो चुकी है गाड़ी। हाँ हो चुकी है, क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव द कार 25-25 30-30 रन ऑन द डायनो। यूजुअली मेरे डायनो रन 5-6-7 से रन से ऊपर नहीं होते। क्योंकि आप रोड ट्यून कर चुके हैं और जाके अगर कोई टॉर्क कर्व रिफाइन करनी है या वीवीटी मल्टी फैसेटेड इंजन है, यूजुअली वीवीटी इंजन्स जो हैं उनका वीटेक वीवीटी फेजिंग जो है वो उसकी टॉर्क डिलीवरी के लिए एडजस्ट करना है, तो उसके लिए एक अच्छा है, क्योंकि वो बहुत माइनर हो जाता है। 10-15-20 हॉर्स पावर का 300-400 हॉर्स पावर इंजन के अंदर 20-25 हॉर्स पावर रोड पर पता नहीं चलता। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि जो नए इंजन आ रहे हैं, अब वो 4G 2J RB सब पीछे छोड़ के जो नए इंजन आ रहे हैं, जर्मन हैं, जापानीज हैं, इनमें आपको क्या पसंद आए हैं ट्यूनेबल इंजन आजकल के, पिछले 8-10 साल पुराने, जो आपने कहा मजा आया कोई इंजन बनाया है कि S58 B58 ये पसंद आए? हाँ, ये तो यानी मेरे ख्याल से अब आजकल वो का लास्ट ऑफ द इनलाइन इंजन्स में से होगा मोस्ट लाइकली। अब इसके आगे BMW भी इनलाइन सिक्सेस पर पता नहीं जाते हैं या नहीं जाते, बिकॉज सबसे ज़्यादा लंबा और जगह लेने वाले इंजन इनलाइन 6 होता है, और सबसे तो अब बाकी सबने तो छोड़ ही दिया। अब BMW ही रह गया, क्योंकि टोयोटा भी बेसिकली वही इंजन है जो BMW से ले रहा है। सो आई डोंट नो कि ये कितनी देर और चलेगा, बट इनलाइन 6 आर लव। इसके कैसा आपको लगी है ये जो G16 इंजन टोयोटा ने बनाया, जो यारिस में दिया और GR करोला में भी दिया 3 सिलेंडर? मेरी अपनी लाइकिंग के लिए थोड़ा लैक करता है टॉर्क के अंदर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ईवो और GTR चला चला के थोड़ा स्पॉयल हो गया हूँ। ये बेचारा 1600 है, तो मुझे उनके अंदर भी 2.4 अच्छी लगती हैं अब। फिर 2.4 का 2.0 नहीं चलती। हाँ, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल ऑफ द लाइन थोड़ा सा लेजी है। आई डोंट नो कि ट्यून करने के बाद या कुछ खेलने के बाद क्या होता है, लेकिन स्टॉक फॉर्म के अंदर ऑफ द लाइन मुझे थोड़ा लेजी लगता है। मैं वैसे भी एज अ ट्यूनर स्टैंड पॉइंट मुझे डायरेक्ट इंजेक्शन, प्योर डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन को इतने पसंद नहीं है। देयर आर अदर कॉम्प्रोमाइजेज इन दैट के क्यों है और कैसे हैं, लेकिन अब हम उसमें नहीं जाते। और ये स्टेज्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन है, लेकिन मेरे ख्याल से जो नीचे जहाँ डायरेक्ट इंजेक्शन चलता है ऑफ द लाइन के अंदर, वहाँ थोड़ा ये लेजी है। अब वो कैपेसिटी की वजह से है। 3 सिलेंडर इंजन में वैसे ही थोड़ा टॉर्क की कमी होती है और बहुत स्मूथ और मोटर बाइक लाइक होता है। तो लाइक सुना है G20 क्योंकि हमारा ईयर जो है वो ट्यून्ड एट 6 और 4 सिलेंडर होता है, तो जब मैं दिमागी तौर पर ये सोच रहा होता हूँ कि ये 4-5 हज़ार RPM चल रहा है, तो मैं नीचे देखता हूँ तो वो 7,000 RPM चल रहा हो। सो इट इज, आई एम नॉट इन सिंक विद द कार राइट नाउ। आई डोंट नो, मे बी सुना है टोयोटा को G20 बना रही है इसी को 4 सिलेंडर। या आई वुड लाइक लव टू सी दैट मैन। हाँ 2 लीटर वो, और एक वो सेलेका को लॉन्च करने का रूमर्स है, बट सोच रहे थे कि 2.5 टर्बो ऑल व्हील 2 लीटर टर्बो 4 सिलेंडर भी हो जाए तो बहुत। हाँ, और 2.5 हो जाए तो क्या ही बात है, या जो भी। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे पास एंड के लिए आपके पास कुछ क्विक फायर क्वेश्चंस हैं आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के। सो स्टार्टिंग, मैक्लेरन F1 या CLK GTR? मैक्लारेन F1 ऑफ कोर्स। ठीक है। फरारी F40 या पोर्शे 959? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। नहीं तो हाँ, तो पता है। F40। ठीक है। फरारी एंजो या करेरा GT? फरारी एंजो। ठीक है। आउट ऑफ द ब्रांड्स, फरारी, लैम्बो या पोर्शे? आई एम स्टक विद द काउंटेश मैन, सो लैम्बो। अच्छा ठीक है। आपने, ये मुझे पसंद है कि आपने प्योर शॉक का आंसर दिया, इवन दो लैम्बो की कोई रेसिंग हेरिटेज नहीं है, कोई रिलायबिलिटी नहीं थी उस जमाने में, और पोर्शे की है, बट आपने ठीक है, आई लाइक इट। अच्छा, टर्बोज में प्रेसिजन या गैरेट, या अगर कोई थर्ड ऑप्शन है तो वो? बहुत मुश्किल, बहुत ही ज्यादा। I know, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा मल्टी फैसेटेड। इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू डू विद इट। नहीं डॉक्टर साहब, आई अंडरस्टैंड, इसकी तो हम डिस्कशन घंटे की कर सकते हैं इस क्वेश्चन की, लेकिन लेट्स से, लेकिन मेरे ख्याल से जो स्पीक टॉर्क पंच और स्पूल पंच है वो प्रेसिजन का सबसे अच्छा। ठीक है। ECUs में मोटेक, लिंक या हेल्टेक? मैंने मोटेक कभी यूज नहीं किया, क्योंकि मैं उनके ट्यूनर प्रोटेक्शन से प्रोग्राम से एग्री नहीं करता। लॉगिंग ले, प्रोग्राम ले, ये पैकेज ले, क्या क्या ले। हाँ, तो मैं इतना कुछ नहीं ले सकता। एंड इफ आई वांट टू बाय एन ECU, इट शुड बी माय ECU। यार, आई बॉट इट फ्रॉम यू, यू कांट हैव द कीज टू इट ऑल द टाइम। मोटेक को डिलीट कर दिया, लिंक या हेल्टेक? आपने वो तो दोनों ही चलाए ना बहुत। यार अब अगर देखो, लिंक के अंदर एज वी स्पीक राइट नाउ, दे हैव जस्ट सेड, they released it like yesterday on their social media that they're going to release auto transmission control in the software. They don't have it right now.
ठीक है, Heltec has it for the 4 speeds. They're coming out with the 6 speeds maybe sooner. And Max has it also because ठीक है। modern new cars are mostly autos or auto-based जी transmissions. जी, So you need to have that. ठीक है, तो लिंक उस जगह लैग करता ठीक है। हेल्टेक सुपीरियर है उससे। उस जगह सुपीरियर है कि जैसे ऑटो सुपरा है, मैं हेल्टेक लूँ, सीधा प्लग इन करूँ, मैप अपलोड करूँ, सब कुछ चल पड़ेगा। ठीक है। जो ये ड्रैग कार्स में फ्यूल रन हो रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रैग कार्स की बात कर रहा हूँ, एथेनॉल वर्सेस मेथनॉल, पावर बिल्डिंग और उससे नहीं, आपको क्या पसंद है? यार या methanol लोग से- समझते नहीं है, मेथनॉल इज वेरी corrosive and a dangerous fuel. और वो It invisible flame वाली burns- बात सही है? हाँ जी बिल्कुल, it burns too clean, you can't see the flame, it absorbs through skin, it can hurt your eyesight, it can hurt your liver, you need very Proper safety strong procedure. proper fueling system also to run it because it will eat anything. ठीक है, So you have to be careful with methanol more so than ethanol. ठीक है, You have to be careful with ethanol also, but it's ठीक है। better fuel. आपके फेवरेट ब्रेक्स का ब्रांड कौन सा है फॉर आफ्टर मार्केट जेडीएम गाड़ियों के लिए? AP Racing या एंडलेस? नहीं एंडलेस तो यार बहुत best थका वाले तो पुराना। आप- ठीक है। हाँ कॉइल ओवर्स आपके फेवरेट कौन से ब्रांड के हैं? यार, आई लव HKS वैसे या ओलिंस अगर ठीक है। पैसे ज्यादा हो। ठीक है। आपका अगर एक RB या 2J बन रहा है तो आप ऑस्ट्रेलिया वाली बिल्ड को ज्यादा प्रेफर करेंगे या जापान वाली? लेट्स से आप खुद नहीं कर रहे, ऑस्ट्रेलिया आगे निकल गए 2J और ऑफ RB में। कोर्स वो जापानी बाबे हो गए, जब नई गाड़ियां थी तब जापान कटिंग एज था, लेकिन वंस दे मूव्ड ऑन फ्रॉम द ओल्ड प्लेटफॉर्म्स, वो अब हेरिटेज रेसिंग के अंदर ज़्यादा चले गए हैं, हाँ, हेरिटेज बिल्ड्स के अंदर भी ज़्यादा चले गए हैं, लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है पुराने प्लेटफॉर्म्स की, वो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। तो वापस RB को लेके किधर चले किधर गए चले और गए? 2J को लेके बिल्कुल। किधर चले? ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, लव मैरिज होनी चाहिए अरेंज मैरिज? ये अब हम सबसे पूछ रहे हैं। मेरी अपनी अरेंज मैरिज है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, यानी प्योर के बस माँ बाप ने कहा मिले और बस अरेंज मैरिज? हाँ बिल्कुल, why not? नहीं, वो तो बिल्कुल ही मेरे फैमिली में बहुत लोगों की है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अरेंज हो, माँ बाप लड़की चूज करें और फिर आप उसको 1-2 दफा उससे बातचीत तो कर लो ना, या डायरेक्ट शादी पे मिलो पहली दफा। यार आजकल के ज़माने में तो ऐसा मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं होता, थोड़ी बहुत बातचीत, मंगनी शंगनी, निकाह तो हो ही जाता है, इतना तो सिस्टम चल ही जाता नहीं, ठीक है, आप अभी भी उस ओल्ड स्कूल उसमें के माँ बाप जो हैं वो बेहतर सोचते हैं कि ठीक है? है। यार डिपेंड्स, इफ यू आर मोर ऑन देन बेटर लिसन टू समबडी हु इज नॉट अ मोर ऑन। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ आ गई डॉक्टर साहब की बात। अब कंफ्यूज हो गए होंगे ना लोग, कल वाला सुनेंगे, आज वाला फिर वो कहेंगे यार वो कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, और लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी एंजॉयड हैविंग यू एंड हैविंग दिस कन्वर्सेशन। ये डिटेल्स तो हम बहुत लंबी जा सकते हैं बिल्कुल मैकेनिकल, बिल्कुल। लेकिन हमारा था, आप देखेंगे कि थैंक्स फॉर हैविंग मी हमजा। नहीं डॉक्टर साहब, प्लेजर ऑलवेज। चलें, ओके, खुदा हाफिज। Okay, guys, see you. हाफिज।